गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लक्की राज जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज एमएड सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मैं आप लोग को आज हिस्ट्री पढ़ाऊँगी, जिसका टॉपिक है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, और उसका सब टॉपिक है रूसी क्रांति के कारण। हम लोग डिस्कस करेंगे रूसी क्रांति के कारण के बारे में। रूस, जैसा कि आप लोग सबको पता है कि रूस विश्व का सबसे विशाल देश है, और रूस जो विशाल देश है उसकी जो दो महाद्वीपों से मिला हुआ है, एक एशिया महाद्वीप और दूसरा यूरोप महाद्वीप। इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति होती है, उसके पश्चात संपूर्ण यूरोप में औद्योगिक क्रांति का दौर बढ़ जाता है, जो देश की जनता के लिए नई नई चीज़ों का विकास करने लगता है। रूस एक ऐसा देश है जहां औद्योगिकरण बहुत देर से होती है, जहां की जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ कृषि पर आधारित होती है। और क्या होता है, अगर हम क्रांति की बात करते हैं तो क्रांति 1917 में घटित होती है, और इसका जो मुख्य कारण है वह है यहाँ की पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। किसी भी देश का जब अर्थव्यवस्था अच्छा नहीं होता है, किसी भी देश की जब अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई होती है, तो वहाँ पे क्या होगा कि औद्योगिक क्रांति होने लगेंगे और मुश्किलें आने लगेंगी, जैसा कि हम लोग रूस में देख रहे हैं। कोई भी देश अगर कारखानों का व्यवस्था नहीं करेगा, कारखानों को नई नई कंपनियों को नहीं डालेगा, वहाँ के मजदूर वर्ग के लोग को रोज़गार नहीं मिलेगा, वहाँ की जनता जब किसी भी कार्य से जुड़ी हुई नहीं रहेगी, तो वहाँ की स्थिति खराब होगी। और वहाँ पे क्या होगा कि मज़दूरों की जो स्थिति होगी वो दयनीय होगी। वहाँ पे किसी भी तरह का विकास नहीं होगा। मज़दूर वर्ग के जो लोग हैं उनका भरण पोषण नहीं सही ढंग से हो पाएगा, तथा उचित मूल्यों पे उनको कोई भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि वहाँ पर ना ही कोई कंपनी है, ना ही कोई कारखाना है, ना ही कोई औद्योगिकरण हो रहा है, ना ही कोई रोज़गार है। तो स्वाभाविक है कि मज़दूर वर्ग के जो लोग हैं उनको वहाँ पे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। फिर हम लोग आगे देखेंगे। रूस के जो शासक हैं उनका नाम है जार निकोलस द्वितीय। रूस के क्रांति के समय रूस के जो शासक थे उनका नाम था जार निकोलस द्वितीय। ओके, वह जो शासक थे जार निकोलस द्वितीय जो थे, वह एक बहुत निरंकुश शासक थे। बहुत भ्रष्ट शासन था उनका, निरंकुश थे, घोर विनाशी शासक थे। और क्या था कि उनको जनता के किसी भी दुख से कोई मतलब नहीं था। जनता के उनके अंदर क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, जनता किस चीज़ से पीड़ित है, जनता के उनके पास रोजगार है या नहीं, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, उनको ये सारे चीज़ से कोई भी मतलब नहीं रहता था। और वे क्या था कि एक बहुत ही भोग विलासी प्रकार के प्रवृत्ति के आदमी थे। और क्या था कि वो अपने ही भोग विलास में डूबे रहते थे, और अपनी पत्नी और मंत्री के अधीन होकर के ही वो वहाँ के राज का संचालन करते थे। रूस की जो क्रांति होती है उस समय क्या होता है कि उनकी जो पत्नी होती है जरीना, जार निकोलस द्वितीय की जो पत्नी जरीना होती है, उनका राजनीति में भी बहुत बड़ा हस्तक्षेप होता है। और जो उनके मंत्री होते हैं रासपुतीन, वो भी जार निकोलस द्वितीय जो होते हैं उनको बहुत क्या बोलते हैं उसको, उनको काउंसलिंग करते हैं, उनको ये बताते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और वो भी गलत सजेशन दे करके ही वहाँ की जो जनता होती है उनके लिए गलत काम करने की सलाह देते हैं, जिसको कि निकोलस जो होते हैं वो मानते हैं और उसी चीज़ को अप्लाई भी करते हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं और यह जानते हैं कि रूस की क्रांति जो 1917 में घटित हुई थी, और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। तो यह रूस की जो क्रांति है वह प्रथम विश्व युद्ध के उस काल के दौरान घटित हुई थी, जिस काल में रूस ने भी प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। रूस जो था वह भी प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, जो 1905 में प्रथम विश्व होता है, उसमें रूस ने भी भाग लिया था। इससे क्या होता है कि जिस काल में रूस की प्रथम विश्व युद्ध में सर्वत्र हार हो रही थी, ठीक है, अब हम आगे देखें तो रूस की क्रांति के लिए जो भी आग जल रहा था, वहाँ उसका कारण था वहाँ का अर्थव्यवस्था। जार जो कर रहा था उसका कारण निरंकुश शासन जो था, किसान और मजदूरों की जो दयनीय स्थिति थी, यह भी कारण था। जो ज्वाला की तरह जल रही थी, लेकिन ज्वाला में आग डालने का काम
प्रथम विश्व ज्वाला में घी डालने का काम प्रथम विश्व युद्ध ने किया। फिर हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग ये मोटे तौर पे पढ़ते हैं कि जैसा कि हमने बताया आपको कि जार जो रूस का शासक था वह निरंकुश तथा भोगविलासी शासक था। जिस समय रूस की क्रांति होती है उस समय रूस का जो शासक था जार निकोलस द्वितीय था, मैंने आपको बताया है, जिसको जनता के किसी भी तकलीफ से कोई मतलब नहीं होता था। जो यह घोर विलासी शासक था वह सिर्फ अपने मन का ही करता था और अपनी पत्नी का सुनता था, अपने मंत्री का सुनता था, और वो जो मिल करके जो भी शासन व्यवस्था उनको समझाते थे उसके अकॉर्डिंग वो फिर अपना व्यवस्था को आगे संचालन करता था। फिर हम लोग देखते हैं कि साम्राज्यवादी जो एक दृष्टिकोण होता है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना जो चाहता है, ये तो हर किसी के अंदर होता है, चाहे वह मजदूर वर्ग के लोग हों या किसी भी वर्ग के लोग हैं। जार निकोलस की जो पत्नी थी, जिनको मैंने बताया था, जिनका नाम था जरीना, और जो उनके मंत्री थे रासपुतीन, उनके ही अंदर में यह शासन व्यवस्था चल रही होती थी, उनके ही अंदर में यह शासन चल रहा होता था, और उनका ही कहा हुआ बात जो था वो जार निकोलस मानते थे। वो उनको जनता के किसी भी तकलीफ से कोई मतलब नहीं था, मैंने बताया ही आपको। और पत्नी और मंत्री के बातों में आकर के वो और अपने व्यवस्था को खराब कर चले आ रहे थे। जरीना और रासपुतीन जो निरंकुश चला आ रहा था, जो निरंकुश सत्ता जो चल रहा था उसके घोर पक्षधर थे। जो भी गलत कार्य हो रहा था उसके घोर पक्षधर थे रासपुतीन और उनकी पत्नी जरीना। निकोलस भी कम नहीं था, निकोलस भी बात को समझ नहीं रहा था, और जो भी उनके मंत्री और जो उनकी पत्नी थी कह रही थी उसी को मान रहा था, उन्हीं के बात को कह रहा था। जबकि एक कार्य व्यवस्था को चलाने के लिए और एक राज्य को चलाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पत्नी और मंत्री का ही बात माना जाए, जनता के हित को भी देखा जाता है, जनता के हित के अकॉर्डिंग भी कार्य का संचालन किया जाता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे इसके प्रमुख कारण क्या क्या थे। ठीक है, पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे निरंकुश एवं स्वेच्छाकारी शासन। इसका मतलब सीधा सीधा है, इसका मतलब स्पष्ट है कि जो जार निकोलस द्वितीय थे वे निरंकुश शासन करते थे और वे अपनी स्वेच्छा के अनुसार ही शासन करते थे। उनका जो मन होता था वही वहाँ पे लागू करते थे, जो मन होता था वही करते थे। उनको मंत्री और पत्नी जो कहती थी उसी के अकॉर्डिंग वो चलते थे। वहाँ की जनता से उन जनता के सुख दुख से उनको कोई मतलब नहीं था। तो ये भी बहुत बड़ा कारण था कि निरंकुश शासन एवं स्वेच्छाकारी शासन जो उनका था ये क्रांति होने का बड़ा कारण था। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूस और जापान युद्ध जो 1904-05 में घटित होती है, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा कारण होता है। हम लोग थर्ड पॉइंट लिखेंगे राजनीतिक जागरूकता का विकास। फिर हम आपको बता दें किसान वर्ग के जो लोग थे उनकी दशा बहुत दयनीय थी। वर्ष 1961 में अलेक्जेंडर II जो जार का पिता था, 1961 में रूस का जो जार था अलेक्जेंडर II, उसने क्या किया था, कृषक दासता को कृषियों से किसानों को मुक्ति दे दी थी, कृषक दशा को किसानों को मुक्ति दे दी थी। लेकिन फिर भी किसानों की दशा उतनी अच्छी नहीं हुई जितना अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि मुक्ति देने से क्या होगा, व्यवस्था करने से होगा। व्यवस्था अगर मिलेगा तभी कुछ अच्छा हो सकता है, व्यवस्था के अकॉर्डिंग ही कोई कार्य सक्सेस होता है। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि कर की जो पद्धति थी वह हर देश में मौजूद थी, कर की जो पद्धति थी वह हर देश में मौजूद थी, वहीं रूस में भी मौजूद थी। औद्योगिकरण नहीं हुआ जिसके कारण किसान और मजदूर वर्ग जो थे वे परेशान थे, बेरोजगार थे, उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। 2 वक्त की रोटी कैसे चलेगी, घर परिवार कैसे चलेगा, ये भी उनका नहीं हो पा रहा था। और क्या था कि वहाँ पे अब क्या हुआ कि धीरे धीरे अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। जब अनुयायियों की संख्या बढ़ती है तो क्या होता है कि विचारधाराओं का विकास होता है। ठीक है, विचारधारा का जब विकास होगा तो क्या होगा कि मजदूर वर्ग में विकास होना संभव होने लगता है। तो अगला पॉइंट हम देख सकते हैं, अगला पॉइंट हम लिखेंगे 4th पॉइंट, किसान एवं मजदूरों की हीन दशा। ओके,
किसान एवं मजदूरों की हीन दशा देखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे हम। आपने औद्योगिकरण में पढ़ा था, औद्योगिकरण जब हम पढ़कर आगे चलकर उन क्षेत्र में समाजवाद का विकास हो जाता है, समाजवादी विचारधाराओं का विकास हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, जो उत्पादन का साधन है उस पर किसी एक का अधिकार नहीं होता। जो भी वहाँ पे उत्पादन का साधन है उस पर किसी भी एक का अधिकार नहीं होता, किसी एक मुख्य का अधिकार नहीं होता। सामान्य तौर पे अगर देखते हैं तो वहाँ पे हर वर्ग, हर लोगों को समान अधिकार है, हर लोगों को सामान्य रूप से वो संचालन कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, चाहे वह प्रधान हो, मुख्य हो या ये कोई सामान्य व्यक्ति हो, सबका बराबर अधिकार था। ठीक है, इस समाजवादी विचारधारा का प्रसार देखिए, जैसे औद्योगिकरण यूरोप के अन्य देशों के अलावा रूस में ज़्यादा हुआ, तो चूंकि समाजवाद जो था औद्योगिकीकरण के साथ ही चल रहा था, जो समाजवादी सुधारक समाजवादी विचारधारा है वह भी औद्योगिकरण के साथ रूस की ओर चल रहा था। ठीक है, वहाँ पे भी समाजवादी विचारधाराओं का उदय होने लगा। इस परिप्रेक्ष्य में रूस में क्या होता है, इस परिप्रेक्ष्य में रूस में यह होता है कि दो दल हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, उस समय क्या होता है, रूस में दो दलों का विभाजन हो जाता है, दो दल उभर कर सामने आते हैं। पहला सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरा सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, दो दल सामने आ गए, दोनों का नाम मैंने बताया। पहला था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरा सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, पहला पॉइंट में हम देखेंगे कि इसमें सर्वहारा वर्ग प्रमुख थी। जैसे जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, इसमें सर्वहारा वर्ग के लोग प्रमुख थे। दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। इसमें क्या है कि मजदूर, श्रमिक एवं किसान वर्ग के लोग प्रमुख थे। दूसरे टॉपिक में आया समझ में। जैसे समाजवादी विचारधाराओं का विकास होता है उसमें दो दल उभर कर सामने आते हैं। पहला सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरा सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। ओके, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी भी दो भागों में विभाजित होती है। जो पहला दल जो दो दल बचता है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और रिवोल्यूशनरी पार्टी, तो पहला पार्टी जो होता है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, वो भी दो भागों में विभाजित होता है। पहला भाग होता है बोल्शेविक पार्टी और दूसरा भाग होता है मेलशेविक पार्टी। ओके, पहला भाग जो बोल्शेविक पार्टी होता है ये बहुमत पार्टी होता है और दूसरा जो मेलशेविक पार्टी होती है यह अल्पमत होती है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। 5th पॉइंट, समाजवादी विचारधारा का प्रचार। ओके, जिस समय यूरोप में औद्योगिक क्रांति चल रही होती है, लगातार औद्योगिकरण का विकास हो रहा होता है, हर जगह यूरोप के क्षेत्र में लगभग उद्योग और कारखानों का विकास हो रहा होता है और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही होती है। मतलब कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए होड़ में लगे हुए हैं सारे लोग विकसित करने के लिए, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रूप से ऊपर करने के लिए मतलब विचार कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, प्रयासरत हैं। जिस समय पर यह हो रहा होता है उस समय रूस में बाल्कर युद्ध लड़ता है। जिस समय यह हो रहा है, जैसे कि सारे लोग अपने अपने देश की दशा को बदलने के लिए होड़ में लगे हुए हैं, उस समय भी जो रूस होता है वह बाल्कर युद्ध लड़ रहा होता है। कौन सा युद्ध? बाल्कर युद्ध लड़ रहा होता है। इस युद्ध में भी सैनिकों की पराजय होती है। सैनिक जो हैं उनकी पराजय के साथ साथ धन की हानि होती है, जन की हानि होती है, हथियार की बर्बादी होती है और क्या होता है, रूस की अर्थव्यवस्था पिछड़ जाती है। इसके अलावा औद्योगिकरण जो हुआ वह बहुत देर से होता है रूस में, यूरोप की अपेक्षा औद्योगिकरण रूस में बहुत देर से होता है। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि वहाँ की जनता सिर्फ और सिर्फ कृषि पर आधारित होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ
जगह जगह पे युद्ध भी हो रहा होता है, जिसमें क्या होता है कि पैसों का नुकसान हो रहा है, संपत्ति की नुकसान हो रही है, हथियार की नुकसान हो रही है, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनकी आर्थिक दशा खराब हो रही है, उनको खाने का ठीक नहीं रह रहा है, घर कैसे चलेगा उसकी व्यवस्था नहीं हो रही है। तो क्या होता है, ये सब भी कारण से रूस पिछड़ रहा है जगह जगह पे। प्रथम विश्व युद्ध हो गया, जो जापान और फिर रूस और जापान युद्ध हो गया, ये भी बिछड़ने का कारण है। इससे क्या हुआ, जो वहाँ का राज्य था, रूस जो देश था, वहाँ पर वह दिवालियेपन का शिकार हो गया। इसका कारण ये हुआ, इसका असर ये हुआ कि रूस जो देश था वह दिवालियेपन का शिकार हो गया, वह दिवालियापन घोषित अपने आप को करने लगा। जनता आक्रोशित होने लगी, वहाँ की जो जनता थी उनके अंदर आक्रोश होने लगा कि अब उनका क्या होगा। यह जो शासन है, यहाँ का जो शासक है, राजा जो है, वह जगह जगह पे समय समय पे युद्ध ही करने को लगा हुआ है। तो जो भी उनका वहाँ का पैसा है, संपत्ति है, वह तो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो मज़दूर जो है वह ये सोच रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी जो है वह तो जार हमको दे नहीं पा रहा है, हम लोग जार हम लोग की व्यवस्था कर नहीं पा रहा है, और सारा पैसा युद्ध में बर्बाद कर रहा है। तो फिर अगला कारण क्या होता है हम लोग देखते हैं। 6 पॉइंट हम लोग लिखेंगे, राज्य का आर्थिक दिवालियापन। ओके, रूसी क्रांति का 6ठा पॉइंट होगा राज्य का आर्थिक दिवालियापन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या हुआ, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के चलते, साम्राज्यवादी जो मैंने बताया, जार और पिछड़े साम्राज्यवादी विचारधारा का विस्तार जो हो जाए, इस महत्वाकांक्षा के चलते रूस प्रथम विश्व युद्ध में भी कूद गया। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में कूदने का उसका यह तात्पर्य था, उसका यह मतलब था कि जो साम्राज्यवादी विचारधारा है उसका विस्तार हो जाए, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। इसका कारण यह होता है, जर्मनी जो है रूस के पिछड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। इसका फायदा जर्मनी उठाता है और रूस के पिछड़े हुए क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है, जो कि रूस का सबसे उपजाऊ क्षेत्र होता है, जिस पर कृषि करके और वहाँ की जो जनता है वो अपनी ज़िंदगी को निर्वाह कर रही होती है, जिस पर जर्मनी कब्जा कर लेता है। पश्चिमी क्षेत्र जिसको बोलते हैं, जो बहुत उपजाऊ क्षेत्र है रूस का। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहीं से कृषि का हर चीज़ प्राप्त होती थी, जिस पर जर्मनी अभी कब्जा कर लिया, और बाद बाकी जो क्षेत्र था वह बंजर क्षेत्र था। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। श्रमिक वर्ग के जो लोग थे, श्रमिक वर्ग के जो लोग थे उनको ज़बरदस्ती विश्व युद्ध में धकेल दिया गया, उनको ज़बरदस्ती भेज दिया गया। श्रमिक वर्ग जो थे, मजदूर वर्ग के जो लोग थे, किसान वर्ग के जो लोग थे, उनको क्या किया गया कि ज़बरदस्ती विश्व युद्ध में धकेल दिया गया। मैंने पहले भी आपको बताया कि किसान तथा श्रमिक मजदूर वर्ग के जो लोग थे, उन्हें किसी तरह की हथियार चलाने की कोई प्रशिक्षण नहीं दी गई थी। उन्हें हथियार शब्द का सही रूप से अर्थ भी नहीं मालूम था कि इसका यूज कैसे होता है। और उसको क्या करता है कि वो जो रूस होता है वह प्रथम विश्व युद्ध करने के लिए उनको आगे भेजता है, आगे कर देता है। जैसे कि हम लोग भी अगर मान लीजिए किसी चीज़ का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें हम लोग पहले उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं तो अच्छा रिजल्ट पाते हैं। ठीक उसी तरह इनको देखा जाए तो किसान जो लोग हैं वो तो सिर्फ कृषि पे आधारित हैं, उनको तो सिर्फ कृषि से करके अपनी जीविका चलाना होता है, जीविका का निर्वाह हो रहा होता है। तो वो प्रथम विश्व युद्ध में किस तरह का प्रशिक्षण पाते हैं? कुछ भी नहीं। फिर उनको हथियार चलाने का कुछ आइडिया नहीं होता है और उनको प्रथम विश्व युद्ध में ढकेल दिया जाता है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं और यह देखते हैं कि रूस की सब जगह हार होती जा रही थी और पूरे रूस में हाहाकार मची हुई थी। वहाँ की जो जनता थी वह परेशान थी, बिना कारण का मजदूर वर्ग मारे जा रहे थे, बिना किसी स्वेच्छा का, बिना किसी उनके मन की अंतर्दशा को जाने हुए उनको ज़बरदस्ती युद्ध में भेजकर उनको निहत्था, मतलब सोचिए तो एक तरह से मरवाया जाने लगा। तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना थी वहाँ की जनता के लिए। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि वहाँ पर जो बेगुनाह जनता थी वह भारी संख्या में मारी गई इस युद्ध में। हमारी अर्थव्यवस्था भी अत्यंत पिछड़ी हुई थी और क्या था कि हम जनता यह सोच करके डर रहे थे कि अब हमारा क्या होगा। अब जो वहाँ की जो जनता है वह यह सोच रही है और यह सोच के घबरा रही है कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, अब आगे फिर क्या होगा, आगे का रणनीति क्या होगा, आगे हम लोग का दिन दशा कैसे चलेगा।
फिर हम लोग आगे देखते हैं कि वह क्रांति के लिए ढोल बजा देती है। कौन? क्रांति के लिए ढोल बजा देती है रूस। ठीक है, तो अगला कारण है तत्कालीन कारण। सॉरी। तो रूसी क्रांति हम अच्छे ढंग से आप लोग को पढ़ाए, आई समझ में रूसी क्रांति के क्या क्या कारण हैं ये समझ लिया। अब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति का 1905 की क्रांति। ठीक है, जिसको खूनी रविवार भी कहते हैं। ओके, थैंक यू।